डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आइडियल गैस लॉज एंड आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें सबसे पहले हम गैस लॉज के बारे में पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। फिर हम आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और एट द एंड यूनिट्स ऑफ आर। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोज एक्सपेंशन नो कूलिंग टेक्स प्लेस बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर हैविंग नो अट्रैक्टिव फोर्सेज कोलाइड विदाउट लूज ऑफ एनर्जी डू वर्क इक्वल टू लूज इन काइनेटिक एनर्जी। राइट आंसर है इसका बीटा, हैविंग नो अट्रैक्टिव फोर्सेज। एक आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, इस वजह से जब आप उस कंप्रेस्ड गैस को सडनली एक्सपेंड करते हैं इट डज नॉट कॉज कूलिंग। राइट, हमने एक तकाबली जायज़ा लेना है गैस लॉज का। इसमें हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को कंपेयर कर रहे हैं, इनकी डेफिनेशंस, रिलेशन एंड फार्मूलाज। बॉयल्स लॉ में आप देखिए वॉल्यूम इन्वर्स होता है प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप किसी गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये ओबियस है कि उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये इन्वर्स रिलेशन है। आप इसमें कांस्टेंट के लगाते हैं और पी वी इज इक्वल टू के। यहाँ से बॉयल्स लॉ की एक सेकंड डेफिनेशन जनरेट होती है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। आप यहाँ से फॉर कंडीशन 1 P1 V1 और फॉर कंडीशन 2 P2 V2 बनाते हैं। दोनों के इक्वल होने की वजह से दोनों आपस में भी इक्वल हैं और हमारे पास बॉयल्स लॉ का एक फार्मूला बना P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है कि उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपेंड होगी, फैलेगी। यहाँ पे आपने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट करना होता है। आप फार्मूला बनाते हैं V इज इक्वल टू के टी, वी ओवर टी इज इक्वल टू के, और चार्ल्स लॉ की यहाँ से एक न्यू डेफिनेशन जनरेट होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विच इज़ कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। और आप फिर इसका एक फार्मूला बनाते हैं V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ये फार्मूला न्यूमेरिकल सोल्व करने में हमारे काम आएगा। एवोगैड्रोस लॉ, किसी भी गैस का वॉल्यूम उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने ऐसे भी पढ़ा हुआ है मोलर वॉल्यूम के नाम से एवोगैड्रोस लॉ को। अगर कोई गैस 1 मोल हो तो उसका वॉल्यूम हमेशा 22.414 लीटर होता है एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। अगर कोई गैस 2 मोल होगी तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 22 का डबल, दैट इज़ 44.8 DM3। तो यहाँ से इस रिलेशन से हमने क्या चीज़ सीखी कि जैसे ही आप किसी गैस के नंबर ऑफ मोल बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। ये डायरेक्ट रिलेशन होता है कि वॉल्यूम बढ़ जाता है नंबर ऑफ मोल बढ़ाने से, लेकिन ये कंडीशन उस वक्त है जब आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं। यहाँ से आप फार्मूला बनाते हैं V ओवर N इज इक्वल टू के, V1 ओवर N1 इज इक्वल टू V2 ओवर N2। अब हमारे पास क्वेश्चन है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT पढ़ते हैं, और अगर आप इस nRT को इधर आके डिवाइड कर दें, PV ओवर nRT इज इक्वल टू 1, डेट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और इसकी वैल्यू हमेशा यूनिटी आती है। अगर आप एक मोल गैस की बात करें, n की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे और PV ओवर RT इज इक्वल टू 1, तो राइट ऑप्शन हमारा आएगा अल्फा। How many balloons of capacity 0.25 DM3 at 1 atm pressure can be filled from hydrogen gas cylinder of 5 DM3 capacity at 10 atmospheric pressure? हम जब भी इस किस्म के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हमने इसे स्टार्ट से जितनी भी वैल्यूज़ गिवन आ रही हैं उन्हें एक तरतीब के साथ लिखना है। सबसे पहले हमें 0.25 DM3 वॉल्यूम बताया गया। जो आप पहला वॉल्यूम देखें उसे V1 का नाम दीजिए। V1 इज इक्वल टू 0.25 DM3 एट 1 atm प्रेशर। आपको जो पहला प्रेशर बताया गया आप इसे P1 का नाम देंगे, दैट इज 1 atm। कैन बी फिल्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस सिलेंडर ऑफ 5 DM3 कैपेसिटी। अब आपको दोबारा एक वॉल्यूम दे दिया गया, आपने इसे V2 का नाम देना है, दैट इज 5 DM3 एट 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको जो दूसरा प्रेशर दिया गया दैट इज 10 atm। तो इस वैल्यू से ये तो गिवन है
कि वॉल्यूम हमारे पास दोनों मौजूद हैं, प्रेशर हमारे पास दोनों मौजूद हैं, और हमें ये भी मालूम होता है कि हम ये फार्मूला लगाएंगे P1V1 इज़ इक्वल टू P2V2। लेकिन इस फार्मूले में मौजूद हर वैल्यू हमारे पास गिवन मौजूद है, हमने फाइंड आउट क्या करना है। इसके लिए क्वेश्चन पर ज़रा गौर कीजिएगा। हाउ मैनी बलून्स ऑफ कैपेसिटी 0.25 dm3 एट 1 atm प्रेशर कैन बी फिल्ड। आपने बलून फिल करने हैं, ये छोटे छोटे बलून हैं और हर बलून की कैपेसिटी मेंशन है। आपने इन्हें फिल करना है किससे? फ्रॉम हाइड्रोजन गैस सिलेंडर ऑफ 5 dm3। हमारे पास 5 लीटर हाइड्रोजन गैस मौजूद है एट 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे पास 10 atm प्रेशर है। इस हाइड्रोजन से हमने बलून फिल करने हैं, हमने ये देखना है हम कितने बलून फिल कर सकते हैं। हर बलून का जो वॉल्यूम है आपने ये रखना है 0.25 dm3, और हर बलून का जो प्रेशर है वो आपने 1 atm रखना है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपने नंबर ऑफ सिलेंडर और नंबर ऑफ बलून फाइंड आउट करने हो, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, वैल्यूज पुट कीजिए, और आंसर असल में आपने नंबर तादाद निकालनी है। कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। आप P1 की जगह लिखें 1, आप V1 की जगह लिखें 0.25, आप P2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कीजिए 10, एंड V2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कीजिए दैट इज 5। यहाँ पे आंसर आएगा 0.25 और यहाँ पे आंसर आएगा 50। दोनों बराबर नहीं आए, लेकिन बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि दोनों बराबर आने चाहिए। अभी दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? अगर आप इस वैल्यू को 200 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तब ये बराबर बनते हैं। इट मीन्स कि जो फैक्टर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वैल्यू से, ये फैक्टर ही वो बलून्स की तादाद होगी जो हमने फाइंड आउट करने थे, राइट। इसका आंसर आ जाएगा 200। इसके बाद देखिए, फॉर गैस ओबेइंग बॉयल्स लॉ इफ प्रेशर इज डबल्ड वॉल्यूम विल 1/4, 1/2, 2 टाइम्स रिमेन सेम। हम जानते हैं बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्स है। अब जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे, डबल करेंगे, वॉल्यूम हाफ रह जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप प्रेशर और वॉल्यूम का जब भी ग्राफ बनाएंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्रेशर इस साइड पे लीजिए या इस साइड पे लीजिए, वॉल्यूम इस साइड पे लीजिए, बिल्कुल ये ग्राफ सेम ही बनेंगे। अब एक चीज़ याद रखिएगा, वॉल्यूम और प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन है, और जब भी किसी दो चीज़ों में इन्वर्स रिलेशन आ जाए तो ग्राफ हमेशा कर्व्ड बनता है। अब देखें जितने भी ग्राफ बन रहे हैं सारे कर्व बन रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्स हैं। लेकिन सपोज आप डिफरेंट टेम्परेचर पे ग्राफ बना रहे हैं, पहले आप 0 डिग्री पे ग्राफ बनाएं, एक बार जो टेम्परेचर आपने मेंटेन किया उसे कांस्टेंट कर देना है। अब आपने तमाम रीडिंग 0 डिग्री पे लेनी है, आप देखेंगे कर्व आपको हासिल होगी। अगर आप यही टेम्परेचर किसी ग्राफ किसी और टेम्परेचर से T2 50 डिग्री पे बना लेते, अगेन ये कर्व ही आनी थी। आपने 50 डिग्री टेम्परेचर किया इनिशियल, उसके बाद कांस्टेंट कर देना, चेंज नहीं करना, अगेन ही कर्व आएगी, लेकिन ये पहली कर्व के मुकाबले में थोड़ी सी ऊपर जाएगी और ये दोनों एक्सिस से दूर जाएगी। इट गोज अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस। आप टेम्परेचर मजीद बढ़ाएं, से 70 डिग्री कर दें, अगेन ये कर्व ही हासिल होगी, लेकिन ये दोबारा दोनों एक्सिस से दूर चली जाएगी। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं और उसे कांस्टेंट करके ग्राफ बनाते हैं, ये कर्व हमेशा दोनों एक्सिस से दूर जाती है। क्या हो अगर आप प्रेशर और 1/V के दरमियान ग्राफ बनाएं? अब आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और ये क्या शो कर रही है? प्रेशर डायरेक्ट है 1/V के, क्योंकि स्ट्रेट लाइन निशानी है डायरेक्ट रिलेशन की। जब आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इट मीन्स कि जिन दो चीज़ों के दरमियान आप ग्राफ बना रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट हैं। तो आप ऐसे ये वर्डिंग बयान कर सकते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्स, लेकिन प्रेशर और 1/V इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्ट। और देखिए वही चीज़ कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करें, 0 डिग्री पे बनाएं, उसे कांस्टेंट कर दें, आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। आप किसी और टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे बनाएं, उसे कांस्टेंट कर दें, आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। आप मज़ीद हाई टेम्परेचर पे बनाएं ग्राफ, उसे कांस्टेंट कर दें, आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ग्राफ
एक्सिस से 1/v वाले एक्सिस से दूर जाते हैं और प्रेशर वाले एक्सिस की जानिब जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। थर्ड में आप प्रेशर और पीवी के दरमियान एक ग्राफ बना रहे हैं और आप जानते हैं पीवी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये चेंज नहीं होती। आपने किसी टेम्परेचर T1 पे से 0 डिग्री पे एक ग्राफ बनाया, ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। आप किसी हाई टेम्परेचर 50 डिग्री पे ग्राफ बना लें, अगेन ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा, लेकिन ये प्रेशर एक्सिस से अब दूर जाएगा, अबव जाएगा हाई। और आप किसी और टेम्परेचर पे ग्राफ बना लें, ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा, लेकिन ये मज़ीद दूर चला जाएगा प्रेशर एक्सिस से। तो ये स्ट्रेट लाइन आना साबित कर रहा है कि पीवी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये चेंज नहीं होती और टेम्परेचर बढ़ाने से ये ऊपर की जानिब जाती है, लेकिन ये कांस्टेंट रहती है। एक ख़ास टेम्परेचर पर ये चेंज नहीं होती, सीधी लाइन है एक ख़ास टेम्परेचर पर। तो ये इस तरह बोला जाता है पीवी इज़ कांस्टेंट क्वांटिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब देखें आप उन ग्राफ को किस अंदाज में समझे हैं और क्या आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। फॉर ईच स्टेटमेंट पिक राइट ऑप्शन फॉर 3 आइसोथर्म्स A, B and C इफ टेम्परेचर ऑर्डर इज A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। हमारे पास 3 कर्व्स हैं या 3 ग्राफ हैं आइसोथर्म, जो भी है वो स्ट्रेट लाइन या कर्व। इसमें A का टेम्परेचर हाई है और C का टेम्परेचर सबसे कम है। आइसोथर्म दैट इज मैक्सिमम अवे फ्रॉम प्रेशर एक्सिस इन P वर्सेस V ग्राफ। आप बनाएंगे एक P वर्सेस V ग्राफ और आप देखना चाहते हैं कि आइसोथर्म दैट इज मैक्सिमम अवे फ्रॉम प्रेशर एक्सिस, प्रेशर से मैक्सिमम दूर कौन सा ग्राफ गया था। तो शायद आपको याद हो हाई टेम्परेचर वाला, जिसका टेम्परेचर हाई था, हमने 70 सपोज किया था और ये 0 हमने सपोज किया था। और हमारे गिवन डाटा में हाई टेम्परेचर किसका है, A का। तो A प्रेशर एक्सिस से मैक्सिमम अवे जाएगा P एंड V ग्राफ में। आइसोथर्म दैट इज फार अवे फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस इन P वर्सेस 1/V ग्राफ। जब आप ग्राफ बनाते हैं P और 1/V को लेके, तो हमें इस तरह की स्ट्रेट लाइनें मिली थी और स्ट्रेट लाइन में ये लो टेम्परेचर वाली थी, ये हाई टेम्परेचर वाली और ये मज़ीद हाई टेम्परेचर वाली। तो जिसका हाई टेम्परेचर था वो प्रेशर एक्सिस की जानिब गया था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आइसोथर्म दैट इज फार अवे फ्रॉम प्रेशर एक्सिस, प्रेशर एक्सिस से सबसे दूर कौन सा होगा, वो वाला जिसका टेम्परेचर सबसे कम है और टेम्परेचर सबसे कम C का, दैट इज C। आइसोथर्म दैट गिव स्ट्रेट लाइन इन P वर्सेस PV वर्सेस P ग्राफ। अब स्ट्रेट लाइन PV वर्सेस P ग्राफ में कौन बनाता है, ये हमारे पास P और ये PV। ये तमाम आइसोथर्म चाहे उनका टेम्परेचर कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो स्ट्रेट लाइन ही बनाते हैं, ऑल ऑफ दीज। आइसोथर्म डेट मीट द ओरिजिन इन P वर्सेस 1/V ग्राफ। और इस वाले ग्राफ में ओरिजिन में कौन से मिलते हैं, तमाम आइसोथर्म ओरिजिन में ही आके मिलते हैं, वट एवर देयर टेम्परेचर वाज। तो इसमें भी ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, राइट। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड। जब आप प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बनाते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्म। इफ टेम्परेचर इंक्रीज द ग्राफिकल लाइन P एंड 1/V ग्राफ विल मूव। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ग्राफ इस साइड पे जाता है ना, टुवर्ड प्रेशर एक्सिस, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा अल्फा, राइट। इफ प्रेशर इंक्रीज, अगर आप प्रेशर बढ़ा दें, द P एंड V कर्व इन ग्राफ विल मूव टुवर्ड एक्सिस, अवे फ्रॉम एक्सिस, विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन, कांट बी प्रिडिक्टेड। प्रेशर बढ़ाने से ग्राफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही आएगा, क्योंकि जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा और ये कर्व ही आपको हासिल होगी। हाँ, ये कर्व ऊपर जाती है टेम्परेचर चेंज करने से, प्रेशर चेंज करने से नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन। आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर नहीं, ये याद रखिएगा। इफ टेम्परेचर इंक्रीज द P एंड V कर्व इन ग्राफ विल मूव। ये हमने देखा कि ये ऊपर की जानिब जाती हैं अवे फ्रॉम एक्सिस, तो इसका ऑप्शन बीटा राइट ऑप्शन होगा, अवे फ्रॉम एक्सिस। द रेशियो वॉल्यूम टू टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू। वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये हमारा कौन सा लॉ है, कॉलम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ। तो राइट ऑप्शन है डेल्टा चार्ल्स लॉ। अब देखिए चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन।
Volume of a gas increase or decrease by 1/273 of its original volume at 0 degree for 1 degree rise or fall in temperature। किसी भी गैस का जो 0 डिग्री पे वॉल्यूम है उसमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से 1/273 इजाफा होना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक गैस है जो 0 डिग्री पे वॉल्यूम रखती है 273, जैसे ही आप उसे 1 डिग्री गर्म करेंगे उसका जो वॉल्यूम इजाफा है वो होगा 1 और ये हो जाएगा 274। ये हमने कैसे निकाला? आपने जो 0 डिग्री पे वॉल्यूम है उसे 273 पे डिवाइड करना है, जो आंसर आए उतना ही इजाफा होगा, उतनी ही कमी होगी। अगर आप इस गैस को -1 डिग्री पे कूल डाउन करें तब कितना कमी होनी चाहिए? डेट इज़ 1 और 272 उसका वॉल्यूम रिमेनिंग रह जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला है किसी भी टेम्परेचर पे वॉल्यूम कैलकुलेट करने का। V0 वो वॉल्यूम है जो आपने 0 डिग्री पे गैस का लेना है। टेम्परेचर T वो टेम्परेचर है जो कि आप जिस टेम्परेचर पे वॉल्यूम को मेजर करना चाहते हैं। हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट ज़ीरो की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो और 0 केल्विन। द टेम्परेचर एट विच मॉलिकुलर मोशन सीज, वो टेम्परेचर जहाँ पे मॉलिक्यूल गैस का स्टॉप हो जाए, अपनी जगह पे रुक जाए, डेट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। वॉल्यूम ऑफ अ गैस थ्योरेटिकली बिकम ज़ीरो, वो टेम्परेचर जहाँ पे गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए, ये भी एब्सोल्यूट ज़ीरो। द वैल्यू इज़ -273 डिग्री 0 केल्विन और -459 फ़ारेनहाइट। इट इज़ अनअटेनेबल, अभी तक ये हासिल नहीं किया जा सका, लेकिन 10⁻⁻⁵ केल्विन जो कि बनता है 0.00001 केल्विन, ये हासिल किया जा चुका है। हाँ, 0 केल्विन को अटेन करना पॉसिबल नहीं है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, जब भी आप चार्ल्स लॉ बनाते हैं आप वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देखते हैं, क्योंकि हमने चार्ल्स लॉ में ये पहले पढ़ लिया है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्ट है, और अगर वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्ट है तो फिर ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए। और आप देखिए ये डायरेक्ट रिलेशन का प्रूफ है कि एक स्ट्रेट लाइन हासिल हो रही है। ये स्ट्रेट लाइन जिस टेम्परेचर तक हासिल होती है वहाँ तक तो बना ली जाती है, उसके बाद ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली आप ग्राफ को -200 या -300 तक बना नहीं पाते। उसकी वजह एक ख़ास टेम्परेचर के बाद गैस लिक्विफाई हो जाती है, वो लिक्विड बन जाती हैं। तो फिर आप ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके बनाते हैं और यहाँ पे आके ये ग्राफ टच करता है। इस पॉइंट पे गैस का वॉल्यूम तो ज़ीरो है, और जब टेम्परेचर नोट किया गया तो वो बना -273, और ये वही टेम्परेचर है जहाँ पे गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए, ये एब्सोल्यूट ज़ीरो कहलाता है। -273 डिग्री और 0 केल्विन। एब्सोल्यूट ज़ीरो इज इक्वल टू, अब आप एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यूज़ बताइए। अल्फ़ा -273 डिग्री, बीटा 273 केल्विन, चार्ली 273 केल्विन एंड डेल्टा 0 डिग्री, और राइट आंसर इसका आएगा अल्फ़ा -273 डिग्री। When 200 ml of gas at constant pressure is heated from 0 डिग्री to 100 डिग्री, हमारे पास गैस का वॉल्यूम है V1, 200 ml of gas at constant pressure is heated from 0 डिग्री to 100 डिग्री। हमारे पास T1 है 0 डिग्री, इसे आप केल्विन में चेंज कीजिएगा, दैट इज़ 273 केल्विन। T2 हमारे पास है 100 डिग्री, और आप इसे जब केल्विन में चेंज करेंगे ये बनेगा 373 केल्विन। द वॉल्यूम मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, आपने वॉल्यूम का फैक्टर निकालना है कि उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आना चाहिए। आप फार्मूला लगाएंगे चार्ल्स लॉ, V1/T1 बराबर है V2/T2। आप वैल्यूज पुट कीजिए, V1 है 200, T1 है 273, V2 हमारे पास फाइंड आउट हमने करना है, और T2 हमारे पास है 373। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, 200 डिवाइड बाय 273 मल्टीप्लाइड बाय 373 इज इक्वल टू V2। आप देखिए ये जो वॉल्यूम था इनिशियल 200, हमें इस फैक्टर से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 373 डिवाइड बाय 273। Delta is the right answer. Select the correct increase in volume when 1365 cm3 of an ideal gas is heated from 0 degree to 100 degree, from 0 degree to 20 degree,
फ्रॉम 273 केल्विन टू 283 केल्विन, फ्रॉम 32 फ़ारेनहाइट टू 50 फ़ारेनहाइट। हमारे पास 4 ऑप्शन है, अल्फ़ा, बीटा, चार्ली और डेल्टा, उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं। अब इसमें चार्ल्स लॉ में बेसिक पॉइंट ये है कि जब भी आपको 0 डिग्री पे किसी गैस का वॉल्यूम दे दिया जाए ना 1365, आपने अब ये ख्याल करना है कि जो 0 डिग्री पे वॉल्यूम गिवन है इसे 273 पे डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाय 273। ये नियर अबाउट 5 आंसर आ जाएगा। ये जो 5 आंसर आ गया ना, हर डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर 5 cm3 आप वॉल्यूम में इजाफा करेंगे। यह आपने एक रेशो बना ली। जब भी किसी गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री पे मेंशन किया गया है और उसमें इजाफा आपने बताना है तो आपने उसे 273 पे डिवाइड करना है। जो आंसर आए ना, हर डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे उतने वॉल्यूम में आपने इजाफा करना है। जब आप 0 से 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपने जो रिलेशन बनाया है 5 cm3 1 डिग्री पे, आपने इस 5 cm3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और ये 500 cm3 आंसर आ जाएगा। जब आप 0 से 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अब आपने टेम्परेचर 20 डिग्री बढ़ाया तो अब आप इस 20 को 5 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उतना वॉल्यूम बढ़ेगा। अब आप 273 से 283, ये बनता है 0 और ये बनता है 10 डिग्री। आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम, इसे आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना बढ़ेगा। और यहाँ पे 32 फ़ारेनहाइट जो होता है 0 डिग्री, और यहाँ पे है 50 फ़ारेनहाइट, और 50 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में क्या बनेगा, इसके लिए आप ऐसे याद रखिए कि जब भी आप सेल्सियस निकालते हैं तो क्या करते हैं 5/9 F - 32, फार्मूला याद रखिएगा कन्वर्जन का। F की वैल्यू हमारे पास है गिवन 5/9 50 - 32, इसका आंसर आएगा 18। 9 18 से 2 डिवाइड होगा और ये 10 आंसर आ जाएगा। तो जब आप 32 फ़ारेनहाइट तो 50 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वो डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री से 10 डिग्री बढ़ रहा है, और जब 10 डिग्री बढ़ रहा है तो वॉल्यूम में इजाफा कितना होगा, दैट इज 50 cm3, राइट। एट 120 डिग्री प्रेशर ऑफ द सैंपल ऑफ नाइट्रोजन इज 1.05 atm। हमारे पास टेम्परेचर आ गया 120 डिग्री, प्रेशर P1 दैट इज 1.07। वट विल बी द प्रेशर एट 205 डिग्री, हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है P2, और हमारे पास जो टेम्परेचर है वो है T2 205 डिग्री। तो अब देखिएगा, हम यहाँ पे ना ये फार्मूला लगा सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम गिवन नहीं है। ना हम ये फार्मूला लगा सकते हैं V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम गिवन नहीं है। अब हम कौन सा रिलेशन बनाएं कि हम प्रेशर और टेम्परेचर में अगर कैलकुलेशन हमने जवाब निकालने हो तो हम निकाल सकें। उसके लिए हमें एक नया कानून पढ़ना होगा जो कि कहलाता है गे-लुज़ैक्स लॉ। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, अगर आप किसी गैस का वॉल्यूम चेंज ना करें, द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज डायरेक्टली विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किसी भी गैस के प्रेशर और टेम्परेचर में एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका प्रेशर भी बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वो ज़्यादा एनर्जी के साथ वॉल से टकराते हैं। अगर आप यहाँ पे कांस्टेंट के लगाएं तो ये फार्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू KT, और आप यहाँ से T पे डिवाइड करें P/T इज इक्वल टू K, और हमारे पास फाइनल फार्मूला बना P1/T1 बराबर है P2/T2। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। अब आप यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, और इसके बाद आपने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप बड़ी आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
अ स्टील टैंक कंटेन गैस एट 27 डिग्री, हमारे पास टेम्परेचर आ गया 27 डिग्री, आप इसे केल्विन में चेंज कर लीजिएगा। एंड प्रेशर ऑफ 12 atm, P1 आ गया 12 atm। डिटरमाइन द गैस प्रेशर, आपने P2 फाइंड आउट करना है। व्हेन टैंक इज हीटेड 327 डिग्री, अगर उसका टेम्परेचर हो जाए 327, आप इसे केल्विन में चेंज कीजिएगा, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट कर रहे हैं, चाहे बॉयल्स लॉ, चाहे चार्ल्स लॉ, चाहे एवोगैड्रोस लॉ, या चाहे ये गेल-लुजैक्स लॉ, टेम्परेचर आपने हमेशा केल्विन में पुट करना है। आप ये फार्मूला लगाइएगा, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, और इसके बाद आप इसे फाइंड आउट कर लीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन